हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू एमपीपीएससी। तो बहुत सारे डाउट्स मुझे आते थे आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में, आते रहे हैं, अभी भी आते हैं, एंड दैट इज वाई वी आर होल्डिंग दिस सेशन टुडे टू आंसर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रेट अवे। सबसे पहला जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, कब शुरू करनी है? क्या जब हम प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं तभी स्टार्ट कर दें? क्या प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद स्टार्ट करें? मेंस के एग्जाम होने के कितने दिन पहले तक हमें आंसर राइटिंग करते रहना है? सो व्हेन टू स्टार्ट का आंसर ये है, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेपरेशन। नंबर वन, जब आप जीरो से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली आप नहीं स्टार्ट करोगे। ये मत सोचो कि मैंने लक्ष्मीकांत की बुक खरीद के लाया हूँ और बस फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा और उसी दिन से मुझे पूरे पॉलिटी के आंसर समझ में आने लगेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो नंबर वन चीज, आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो, मान लो आपने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया है या पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया है, उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पुराने सालों में आए हैं, प्रीवियस ईयर्स मेंस क्वेश्चंस, उनको निकालो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आपको एक सब्सटैंशियल पोर्शन कवर करना भी जरूरी है। अगर आप कम नॉलेज के साथ भी अपेयर हो जाओगे तो भी आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको लगेगा कि मुझे तो ये बन ही नहीं रहा है। तो उस स्टेट में भी नहीं जाना है, परंतु उस चीज से डरना भी नहीं है। ये नहीं कि देखो, कभी भी एज अ स्टूडेंट, मैं भी आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट रही हूँ, मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता था मेरा तो ये पोर्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, मैं कैसे आंसर राइटिंग कर सकती हूँ? अभी तो और टाइम है, अभी तो देखते हैं। हमारी टेंडेंसी होती है उसको पोस्टपोन करने की, कि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, और दिनों बाद देखते हैं, तब मैं शायद और कॉन्फिडेंट रहूंगी। बट बिलीव मी, एज अ स्टूडेंट, एग्जाम देने के दिन तक वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा आई एम 100% प्रिपेयर्ड। तो दैट इज वाई आपका कोई भी सिलेबस का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो ये मानते हुए कि आपने वो पढ़ लिया है, भले ही आपको कितना रिटेन है कितना नहीं है उस पर मत जाओ। आप जैसे ही कुछ कवर करते हो, स्टार्ट आंसर राइटिंग इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। व्हेन टू स्टार्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट द आंसर्स फॉर प्रीवियस ईयर्स questions. Okay, next is your frequency of answer writing. Frequency of answer writing. ठीक है, क्या डेली करना है या वीकली करना है? जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी 15 डेज में एक बार कर रहे हो आप। जैसे मान लो 15 दिन में आपने कुछ एक सब्जेक्ट कवर किया है तो 15 दिन में एक बार कर रहे हो, वीकली कर रहे हो। बट प्रीलिम्स के बाद, जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है, आपको डेली करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद आपको डेली करना है और मेंस आते तक आपको रोज आंसर्स लिखने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, उसमें अपेयर होना है। परंतु जब आप तैयारी कर रहे हो, यू कैन गो फॉर वीकली बेसिस, है ना। सैटरडे संडे यू कैन कीप राइटिंग योर आंसर्स एंड ठीक है। अब तीसरा जो डाउट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज योर हाउ टू गेट इट इवैल्यूएटेड। आप आंसर लिख तो रहे हो, लेकिन वो अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो, स्टैंडर्ड का लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो हाउ टू इवैल्यूएट में नंबर वन, आपके 3-4 दोस्त हो सकता है आपके आसपास हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग ही ज्वाइन करो या कोई प्लेटफॉर्म ही ज्वाइन करो आंसर राइटिंग का। अगर आपके पास 2-3 भी अच्छे दोस्त हैं जो सीरियस है, सिंसियर हैं प्रेपरेशन को लेके, तो आप लोग आपस में ग्रुप बनाकर पीयर ग्रुप में आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इट इज आई थिंक मच मोर बेनिफिशियल दैन कि आप किसी अननोन जगह पे आप अपने आंसर्स डिपॉजिट करो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जो अच्छा तरीका है। परंतु अगर आपके पास दोस्त नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उसकी ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ पे आप अपने आंसर लिख के जमा कर सकते हो और उनसे फीडबैक ले सकते हो। या फिर इवन अगर आप किसी क्लासेस में जाते हो, ऑफलाइन क्लासेस है, वहाँ पे अगर टीचर्स सपोर्टिव है, आप उनको भी आंसर लिख के दे सकते हो और उनसे
उनसे मौखिक फीडबैक ज़रूर लो। क्या है, आपका आंसर ऐसे इवैल्यूएट करके दे देंगे और बोलेंगे आपको ये करना है, ये करना है, परंतु अगर आप उन टीचर से बात कर सकते हो तो थोड़ा सा उनकी थिंकिंग भी समझो कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक जो हमारा फेस टू फेस जो कनेक्शन रहता है वो चीज़ पेपर पे नहीं आ पाती व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, राइट। तो ट्राई टू गेट दोज इवैल्यूएटेड बाय द टीचर्स एंड गेट द रियल फीडबैक। भले एक दो बार लो, बाकी सारे आंसर्स तो आप पेपर पे लेते रहो, लेकिन एक दो बार उनसे एक बार बात जरूर करो कि सर मैं कहाँ गलत हूँ, क्या जा रहा है, ये है वो है, राइट। फॉर मोर यू कैन ऑफकोर्स प्रखर सर इज ऑलवेज देयर, तो प्रखर सर से भी आप लोग बात कर सकते हो। आई थिंक ऐप पे भी जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें बच्चों की अभी डेली आंसर राइटिंग चल रही है। एवरीडे 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं जो प्रखर सर खुद इवैल्यूएट करके देते हैं। मैंने भी कुछ आंसर्स देखे हैं उसमें एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। तो मुझे भी जैसे ही मौका मिलेगा आई विल ऑल्सो इवैल्यूएट दोज आंसर्स जब भी आप लोग को फीडबैक, या वी विल होल्ड अ फीडबैक सेशन फॉर योर आंसर्स, राइट। तो ये हो गया हाउ टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन के 2 तरीके हैं अगेन, दैट इज योर पीयर ग्रुप वाला इवैल्यूएशन या फिर योर प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, ठीक है। पीयर ग्रुप वाला काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आप लोग सिंसियर हो तो, बशर्ते आप लोग सिंसियर हो, ठीक है। देन है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्या हमें जल्दीबाजी में लिखना है, बस पेजेस भरने हैं, किसी तरह पेपर कंप्लीट हो जाए, या फिर हमको एक एक आंसर को एकदम सधा के एकदम बहुत अच्छे से बना के और वैसे डायग्राम सब रहे, भले हम कम लिखें। देखो अगर आप सीरियस MPPSC एस्पिरेंट हो और आप सीरियसली एक पोस्ट पाना चाहते हो, टॉप रैंक्स में आना चाहते हो, आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। दोनों में से किसी भी एक को छोड़ दोगे तो आप रेस में पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो नंबर 1 MPPSC में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने अगर क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं आंसर राइटिंग मतलब आंसर शीट में, यू आर नोवेयर, आप रेस से बाहर हो रहे हो, आपसे लोग आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। सेकेंड है क्वालिटी की। अगर हम बात करें क्वालिटी पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन बोथ, और ये आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। थोड़ा आपको जैसे ही आपको कंटेंट आपको पता है कि ये चीज़ है, बस जल्दी जल्दी लिखना है, तब आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन कर सकते हो। परंतु इसमें एक चीज़ और रहती है कि अगर किसी क्वेश्चन का आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि सन स्पॉट्स क्या है या कोरोना क्या है, जो सन का कोरोना क्या है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो फिर उसमें गलत नहीं लिखना है कि सन का कोरोना तो उसका वो है, या सन स्पॉट्स जो हैं वो सोलर फ्लेयर्स की तरह होते हैं। अगर आप बिल्कुल गलत लिख दोगे तो फिर बहुत नेगेटिव छवि जाती है। तो नहीं पता है सिर्फ वो क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, परंतु अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया, वो ज़रा से आइडिया को भी आपको पेपर पे लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डाउट रहता है, हाउ टू मेक योर आंसर्स यूनिक। सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी लोग वही आंसर्स लिख रहे हैं, हमारे आंसर्स यूनिक कैसे हों, क्या हमारे आंसर्स की USP होनी चाहिए। नंबर 1 अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी कुछ भी लिख रहे हो उसमें जो कीवर्ड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर अगर बस पलट भी रहा है पन्ने, आपका जो इवैल्यूएटर है, तो उसको वो पॉइंट दिख जाए, तो उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करो। ऑलराइट, अंडरलाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, अब स्पेस काफ़ी कम हो गया है आंसर राइटिंग में, तो उतने से स्पेस में आपको रादर देन राइटिंग फुल सेंटेंसेस, लंबे चौड़े सेंटेंस की जगह कीवर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग मैसेकर है मान लो, तो आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी, पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल, और उसके बाद मतलब बस कीवर्ड्स लिख दो कि इवैल्यूएटर को समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ आती है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट मैप्स एंड डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स, ज्योग्राफी में मैप्स ज़रूर यूज़ करो। इवन आप किसी अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी मैप यूज़ कर देते हो तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो मैप्स हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। साइंस में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, परंतु जो जितनी भी स्पेस आप साइड में निकाल सको राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे एक डायग्राम ज़रूर बना दो, लेकिन वो डायग्राम अननेसेसरी घुसाया हुआ भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मैप्स, डायग्राम्स, देन एनालिसिस टूल्स, आपका वेन डायग्राम, ट्री डायग्राम,
रूट्स एंड कॉजेज, ये सब भी आप छोटा छोटा ऐसा बता सकते हो, पर ये हर आंसर में रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि एक आंसर में आपने कॉजेज बता दिए वेन डायग्राम से, दूसरे में उसी तरह से आप वो बता रहे हो ट्री डायग्राम से। तो अपने जो आपके डायग्राम्स है उनमें वेरिएशन भी होना चाहिए, हर क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके आंसर्स को यूनिक बनाते हैं। अंडरलाइनिंग, मैप्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। एंड लास्ट में आई थिंक एक छोटी सी लाइन आपको कंक्लूजन की ज़रूर लिख देनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड या इन माय ओपिनियन या इस तरह का कि इफ़ वी डू दिस देन दिस, ठीक है। तो जहाँ आपका ओपिनियन जाता है, एक छोटा सा भी ओपिनियन, तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि बच्चे का अपना भी ओपिनियन है, ही इज़ फिट टू बी अ सिविल सर्वेंट, राइट। देन हाउ टू मैनेज स्पेस, हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्पेस, हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्पेस। अगेन देखो, दो चीज़ की हम बात कर रहे हैं, समय जल्दी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो नए पैटर्न से मेंस हो रहे हैं उसमें सभी बच्चों का यही रिव्यू है कि द पेपर्स आर लेंदी। आपको लग ज़रूर रहा है कि डिवाइड हो गया है सिलेबस, स्पेस भी लिमिटेड दे दिए, अब तो वैसे लिखना है, परंतु दैट हैज़ मेड द मेंस मोर टिपिकल, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और ये आएगा आपका प्रैक्टिस से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एक सोल्यूशन है जहाँ पे आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। दुनिया में और कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप मेंस के आंसर राइटिंग में टाइम मैनेज कर सकते हो। ऑन एन एवरेज जो आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी 25 वर्ड्स पर मिनट, दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड राइटिंग स्पीड। वो अगर आप मेंटेन करके चलते हो देन योर पेपर विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। दूसरी बात है स्पेस कैसे मैनेज करनी है, उतनी ही जगह में कैसे लिखोगे। आप मन से सोचोगे तो कुछ नहीं हो सकता, आपको इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इज द ओनली वे, ठीक है। और प्रैक्टिस कब, प्रैक्टिस कैन बी डेली और वीकली, राइट। सो हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्पेस, इट कैन ओनली बी डन विथ प्रैक्टिस, ऑल राइट। और सबसे लास्ट में एक डाउट है, मैं 4 सालों से ये डाउट सुन रही हूँ कि मैम हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी बुरी हैंड राइटिंग है, क्या हमारा मेंस निकल सकता है, क्या हम टॉप रैंक ला सकते हैं। देखो, राइटिंग अच्छी बुरी हो सकती है, अच्छी है तो अच्छी बात है, बुरी है तो 2, 4, 6 महीने के अंतर में जो आप 25 सालों से सीखते हुए आ रहे हो उसको बदल नहीं सकते हो ऑल टुगेदर, राइट। द हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग पढ़ने लायक है तो फिर यू आर गुड टू गो, फिर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दो फिर, है ना। आप बिल्कुल मतलब अगर आप मेंस के एग्जाम हॉल में जा रहे हो ये सोचते हुए कि ओ माय गॉड मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ख़राब है, मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, आप वहीं आधा बैटल हार चुके हो। इस बिलीफ के साथ जाओ बस मेरी राइटिंग पढ़ने में आ जाए, ठीक है। तो बस इतना आपको सोच के जाना है और अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है। देयर इज़ नो पॉइंट फ्रेटिंग अबाउट योर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डाउट्स हैं जो मेजर FAQs मुझे रिसीव होते हैं स्टूडेंट से आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में। आई होप ये डाउट्स आप लोगों के भी अगर हैं तो क्लियर हुए हैं, या इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा जो भी अगला सेशन होगा आंसर राइटिंग पे या फिर जैसा भी होगा आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।